बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के बिगिनर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट लेक्चर। और आज हमारा लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहली यूनिट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग पर। जी हाँ, हमारे पास पहला चैप्टर है एफआईएन का और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हमने पहले ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड की हुई आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है। लेकिन आज हमारा पहला यूनिट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव: By the end of presentation, learner will be able to summarize the ancient culture in the field of nursing, describe the site of the healthcare in the ancient cultures, discuss the Islam in nursing, explain the historical perspective and founder of the nursing, discuss the moral period in nursing, define nursing by WHO and different scholarsm. Briefly describe types of nursing educational programs, history of nursing education in Pakistan. तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। Treating the sick is nothing new. People have cared for the sick throughout the history, beginning in the ancient times. बीमारों का इलाज होना ये नई बात नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में भी बीमारियां हुआ करती थी, तो उनका भी इलाज स्टार्ट ही से हुआ करता था। लेकिन मेथड डिफरेंट था और मॉडर्न मेथड नहीं था, simple method था। However, considering the long history of nursing, it was not until fairly recently that the nurses receive a formal nursing education. अगर नर्सिंग की लॉन्ग हिस्ट्री को देखा जाए तो पिछले ज़माने में फॉर्मल नर्सिंग एजुकेशन नहीं हुआ करती, जैसे कि आजकल के ज़माने में एक ख़ास फॉर्मल सब्जेक्ट वाइज 3 साल 4 साल कोर्स दिया जाता है। पिछले ज़माने में ये नहीं हुआ करता था। और 100 of the years, nursing has undergone in evolution, eventually transforming itself into respective profession we all know of the today. नर्सिंग में कई साल में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई, लेकिन आखिरकार नर्सिंग ने एक अपने आप को एक प्रोफेशन, एक इज़्ज़तदार प्रोफेशन में अपने आप को चेंज किया, जैसे कि आजकल हम जानते हैं। इन सम अर्ली कल्चर्स द प्रोविजन ऑफ द नर्सिंग केयर वाज असाइन्ड टू फीमेल्स। कई कल्चरों में तस्वर की जाती थी कि नर्सिंग केयर में फीमेल ही अपना किरदार अदा कर सकती है, बिकॉज वोमेन प्रोवाइडेड द नर्सिंग देयर infant and it was assumed that they could provide the same type of care to the sick and injured. चूँकि फीमेल्स अपने बच्चों का ख्याल अच्छी तरीके से कुदरतन रख सकती है, तो इसलिए ये तस्वर किया जाता कि फीमेल्स एक बीमार पर्सन या इंजर्ड पर्सन का भी ध्यान इसी तरह रख सकती है जैसे कि वो अपने बच्चों का रखती है। In other ancient society, however, men were designated to care for the sick because they were considered prized spiritual guide or medicine men. लेकिन पिछली कई सोसाइटीज़ में ये भी मशहूर था कि मेल ही बीमार का इलाज कर सकता है, बिकॉज उनके बारे में ये कहा जाता है कि प्रेस जो पादरी है, स्पिरिचुअल गाइड और मेडिसिन मैन है, यही इलाज कर सकते हैं किसी भी बीमार का, तो इसलिए मेल के बारे में तस्वर की जाती थी। देयर वॉज नो फॉर्मल एजुकेशन अवेलेबल इन द प्राइमेटिव सोसाइटी, सो द अर्लीस्ट नर्स लर्न द ट्रैक्स ऑफ द ट्रेड बाय ओरल ट्रेडिशन दैट वर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि पिछले ज़माने में फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं हुआ करती थी, तो फिर नर्स ओरली इंफॉर्मेशन को सीखती किसी डिजीज़, किसी हेल्थ के हवाले से, और फिर वही ट्रेडिशन ओरल के ज़रिए नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास हुआ करती थी वो इंफॉर्मेशन। दे आल्सो लर्न हाउ टू नर्स द पेशेंट बैक टू द हेल्थ थ्रू ट्रायल एंड एरर बाय ऑब्जर्विंग द अदर हु केयर फॉर द सिक। उन्होंने ये भी सीखा कि किस तरह थ्रू ट्रायल कोशिशों और गलतियों से सीखकर बाय ऑब्जर्विंग द अदर पेशेंट, दूसरे पेशेंट को ऑब्जर्व करते हुए अगर कोई पेशेंट ठीक हो जाता तो फिर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एक पेशेंट को हेल्थ की तरफ लाते। द अर्लीस्ट नर्स यूज्ड प्लांट एंड हर्ब्स टू हील। पिछले ज़माने के नर्स जड़ी बूटी को यूज़ कर पेशेंट का इलाज किया करते थे। एंड बिलीव दैट द इविल स्पिरिट एंड मैजिक कुड इफेक्ट वन हेल्थ, और ये भी बिलीव करते थे कि कुदरती कुछ पावर होते हैं, मैजिक पावर होते हैं और रूही होते हैं जो पेशेंट के हेल्थ को इफेक्ट करती है। इलनेस वाज ऑफ्टन वेव इज अ साइन दैट समथिंग वाज डन टू ऑफेंड द प्रेस्ट और गॉड। और इस तरह अगर कोई बीमारी आती तो वो ये नर्स ये सोचते कि ये कोई गॉड की नाराज़गी का साइन है या पादरी की नाराज़गी का साइन है, तो इस तरह ये भी तस्वर मशहूर थी पिछले ज़माने में। यहाँ तक था हमारे पास इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम नर्सिंग पीरियड्स पढ़ने वाले हैं। पहला हमारे पास है इजिप्टियन, फिर दूसरा है ग्रीक, फिर है इंडिया, चाइना और रूम, और उसके बाद हमारे पास मिडल एजेस और फिर रेनेसांस पीरियड, और आखिरी में हमारे पास मॉडर्न नर्सिंग बिगेन जहाँ से स्टार्ट होता है। तो आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
पहले हमारे पास है इजिप्टियन के 4 मेन कंट्रीब्यूशन है। पहला हमारे पास है, इन्होंने हेल्थ सिस्टम का तस्वर दिया 300 BC में, इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद इन्होंने मेडिसिन को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल हेल्थ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने पहली बार सुचर स्टिचिंग का तस्वर दिया इन रिपेयरिंग ऑफ वुंड, ये तीसरा कंट्रीब्यूशन है। और फिर हमारे पास है इजिप्टियन फिजिशियन आर बिलीव टू स्पेशलाइज इन सर्टेन डिजीज़, और इजिप्टियन पीपल ने स्पेशलिटी भी हासिल की थी एक ख़ास डिजीज़ में। हमारे पास इंटरनल डिजीज़ और फ्रैक्चर बोन एंड वॉन्ड्स यहाँ पर है, तो इन्होंने स्पेशलाइजेशन भी की थी एक ख़ास डिजीज़ में। तो ये हमारे पास 4 मेन कंट्रीब्यूशन थे। ग्रीक वाले लोग फ्रॉम 1500 to 100 BC इनका दौर था। ग्रीक फिलोसोफर sought out to understand the man and his relationship with the gods, nature and other men। तो इन्होंने क्या किया कि स्टडी किया मैन को, और इसके अलावा इसका रिलेशनशिप विद गॉड या कुदरती जो फोर्सेस होते हैं या दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप को स्टडी किया। They believe that the god and goddess of the Greek mythology control the health and illness। तो उनका ये भी बिलीव था कि ग्रीक के जो गॉड है या गॉडेस है वो कंट्रोल करते हैं दूसरे लोगों के हेल्थ और इलनेस को। तो इसलिए टेम्पल्स वर बोल्ड टू हॉनर एंड एस्प्लेशियस, तो इसलिए इन्होंने टेम्पल की तामीर की है ताकि जो पादरी है, द गॉड है या जो इनके खुदा है, ठीक कर सके दूसरे बीमार लोगों को। The Greek believe in Apollo, the Greek god of the healing, and pray to him for the magic cure for the illness। तो उन टेम्पल्स में अपोलो वो ख़ास किस्म के पादरी या गॉड या ग्रीक गॉड क्या करते थे, दुआ करते थे, प्रे करते थे फॉर द मैजिक क्योर, के कुदरती तौर पर वो ठीक हो सके उस बीमारी से। Hippocrates was the first who attributed disease to natural cause rather than supernatural causes। तो हिपोक्रेट्स पहले ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई मैजिकल या कोई गॉड की तरफ काज नहीं होता बल्कि इसका नेचुरल काज होता है बॉडी के अंदर। तो इन्होंने कहा कि इसका कोई कर्स ऑफ द गॉड का खफा होना नहीं होता बल्कि कुदरतन होता है बॉडी में। द फेमस ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट बिलीव दैट द डिजीज हैड नेचुरल नॉट मैजिकल काजेज, यानी कि कोई मैजिकल कोई सुपरफिशियल काज नहीं होता बल्कि नेचुरली इसका काज हो सकता है बॉडी में। इंडिया dating from 2000 to 1200 BC, the earliest culture of the India were Hindu। 2000 से 1200 BC के दरमियान इंडिया का मेन कल्चर हिंदू था। The secret book of the Hindu Vedas were used to guide the healthcare practices, और हिंदू का मुकद्दस बुक वेदास से वो हेल्प लिया करते थे हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में। The Vedas include herbs, spices, display of magic and charms। वो 2 तरह की हेल्प लिया करते थे वेदास बुक से। नंबर 1 एक जड़ी बूटी स्पाइसेस की शक्ल में, और दूसरा प्रेयर की शक्ल में, यानी कि कोई कोटेशन उठा के प्रेयर की शक्ल में वो बीमारी का इलाज करने का कंसेप्ट रखते थे। द इंडिया डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रीनेटल केयर एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसके अलावा इंडिया के पास मेन इंफॉर्मेशन प्रीनेटल केयर, चाइल्ड बर्थ होने से पहले जो केयर हुआ करता था, और चाइल्डहुड के इलनेस, अगर कोई बच्चे को कोई बीमारी होती तो उनका भी उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा था। चाइना द टीचिंग ऑफ द कन्फ्यूशियस हैड अ पावरफुल impact on the custom and practice people of the ancient China। कन्फ्यूशियस चाइना के मशहूर पॉलिटिशियन और फिलोसोफर थे, और उनकी टीचिंग का इंफॉर्मेशन का चाइना के लोगों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। वन ट्रेडिशन दैट exemplified their belief about the health and illness was yin and yang philosophy, और उनका ये भी बिलीव था, yin and yang फिलोसफर पर बिलीव था। yin and yang फिलोसफी चाइना के लोगों के मुताबिक ये 2 फोर्सेस है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा या बुरा, ब्लैक एंड वाइट, इस तरह के कुछ फोर्सेस है। और वो यकीन बिलीव करते थे कि अगर इन दोनों फोर्सेस में कोई चेंजेस आए, इम्बैलेंस आ जाए, तो उसकी वजह से रिजल्ट इलनेस काज होगा। जी हाँ, और वेयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द यिन एंड यंग रिप्रेजेंट द गुड हेल्थ। अगर इन दोनों फोर्सों में बैलेंस हो तो फिर इसका मतलब है कि गुड हेल्थ, यानी कि गुड हेल्थ रिप्रेजेंट करता है। द एंशिएंट चाइना यूज अ वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट बिलीव टू प्रमोट द हेल्थ एंड हार्मोनी including the acupuncture affect the balance of yin and yang philosophy। इसके अलावा पुराने ज़माने के चाइना के लोग एक्यूपंक्चर पर भी बिलीफ रखते थे। एक्यूपंक्चर ये थ्रू नीडल, आप देख सकते हैं इमेज में, थ्रू नीडल ये ट्रीटमेंट दी जाती थी, और चाइना के मुताबिक ये यिन एंड yang फिलोसफी को बैलेंस रखता है, यानी कि उन 2 फोर्सेस को बैलेंस रखता है, इसलिए फिर गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है।
ओके जी, इसके अलावा चाइना दूसरे किस्म की ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाइड्रोथेरेपी, मसाज, एक्सरसाइज वर यूज एज अ प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर। तो हमारे पास इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी, मसाज, एक्सरसाइज भी यूज़ हुआ करते थे हेल्थ के लिए, हेल्थ प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारे पास कुछ चाइना के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे। चाइना के बाद रोम आता है। इन एंशिएंट रोम ड्यूरिंग द अर्ली क्रिश्चियन एरा, डिकोनिसेस वर सेलेक्टेड बाय द चर्च टू प्रोवाइड केयर फॉर द सिक। पिछले रोम के लोगों में चर्च डिसाइड किया करता था डिकोनिसेस को। डिकोनिसेस ये हमारे पास चर्च की केयर करने वाले सर्वेंट फीमेल टाइप हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में बीमार लोगों के लिए भी यही फीमेल औरतों को चर्च सेलेक्ट करते थे, और चर्च के सिलेक्शन के बाद फिर ये लोगों के घरों में जाके ट्रीटमेंट दिया करती थी। तो डिकोनिसेस हैड सम एजुकेशन एंड वर सेलेक्टेड बाय द चर्च टू बिशप एंड टू केयर फॉर द सिक इन देयर होम। तो डिकोनिसेस फीमेल जो हुआ करती थी उनको एजुकेशन भी फिर बाद में दिया जाने लगा, और उसके बेस पर चर्च बाइशॉप जो मेन हेड होता है चर्च का, वो डिकोनिसेस उस फीमेल को सिलेक्ट करते और उसके बाद मुख्तलिफ घरों में जाकर बीमार लोगों की ट्रीटमेंट किया करते थे। द डिकोनिस पॉबी इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट विजिटिंग नर्स हु प्रोवाइडेड एक्सपर्ट होम नर्सिंग केयर। तो डिकोनिस पॉबी यही जो एजुकेशनल टाइप फीमेल जो हुआ करती थी, ये दूसरों के घरों में जाकर नर्सिंग केयर दिया करती, तो इसलिए इनको फर्स्ट विजिटिंग नर्स भी कहा जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से। डिकोनिस पॉबी इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट विजिटिंग नर्स। ओके जी। द रोमन एम्पायर, अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, adopted medical practices from the countries they conquered and position they enslaved। रोमन एम्पायर की मिलिट्री ने मेडिकल एजुकेशन भी हासिल की, मेडिकल प्रैक्टिसेस भी हासिल की उन फिजिशियन और डॉक्टर से जो कैदी या ग़ुलाम होकर आए थे दूसरी कंट्री से। यानी कि जब कोई भी कंट्री को फतह कर लेते तो उन लोगों की फिजिशियन और डॉक्टर से रोमन की मिलिट्री मेडिकल फील्ड की एजुकेशन सीख लिया करते थे। द फर्स्ट मिलिट्री हॉस्पिटल इन यूरोप वॉज एस्टेब्लिश इन रोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार मिलिट्री हॉस्पिटल यूरोप में रोम में कंस्ट्रक्ट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। बोथ मेल एंड फीमेल अटेंडेंट्स असिस्टेड इन द केयर ऑफ द सिक। दोनों मेल और फीमेल अटेंडेंट्स सिक को, बीमार को अपना केयर प्रोवाइड किया करते थे। गेलन वॉज अ फेमस ग्रीक फिजिशियन who worked in the room and made important contribution to the practice of the medicine by expanding his knowledge in the anatomy, physiology and pathology and medical therapeutics। तो हमारे पास जो गेलेंस है वो फेमस फिजिशियन है जो रोम में काम किया करता है, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन में, और इन्होंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिकल थेरेपेटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की रोमन में। तो गेलेन, आपने इस सेंटेंस को याद रखना है, गेलेन। ओके जी। द मिडल एजेस 476 BC to 1450 AD फॉलोड द डिमाइज ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद हमारे पास मिडल एजेस स्टार्ट होते हैं। वुमेन यूज हर्ब्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ हीलिंग वेयर मेन कंटिन्यू टू यूज पर्चिंग एंड लीचिंग। फीमेल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे हेल्थ के लिए, किसी भी सिक पर्सन के लिए, और मेल दुआ और प्रेयर की शक्ल में लोगों का इलाज किया करते थे चर्चों में। दिस पीरियड आल्सो सा द रोमन कैथोलिक चर्च बिकम अ सेंट्रल फिगर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ केयर। इस दौरान कैथोलिक चर्च जो एक ख़ास किस्म के चर्च हुआ करते थे रोमन में, तो वो भी एज अ मेन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर के लिए साबित हुआ। मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन द हेल्थ केयर वर बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन कंसेप्ट ऑफ द चैरिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। हेल्थ केयर के हवाले से क्रिश्चियन लोगों का बहुत दूसरे दुआ और प्रेयर की शक्ल में कॉन्सेप्ट था। सेंसिटिव मीन्स गुनाह से साफ कराना, यानी वहाँ के फादर जो हुआ करते लोगों के लिए दुआ करते थे या प्रेयर करते थे तो मुकद्दस माने जाते, तो ह्यूमन लाइफ की ट्रीटमेंट की जाती थी किसी भी सिक पर्सन की। वेव्स ऑफ द एम्पायर्स एंड अदर वुमेन कंसिडर्ड नोबल वर बिकम अ नर्स। और जो औरतें नर्स बन जाती तो उनको मुकद्दस तस्वर किया जाता था कि ये भी लोग बहुत मुकद्दस है और नोबल प्रोफेशन है, जैसे कि नॉर्मली चर्च में ज़्यादातर हुआ करते थे लोगों का इलाज। ओके जी। रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन पीरियड 1500 to
1700 आल्सो नोन एज द रीबर्थ ऑफ द यूरोप। तो रेनेसांस पीरियड को रीबर्थ ऑफ यूरोप भी कहा जाता है बिकॉज फॉलो द मिडल एजेस पीरियड। ये चूँकि मिडल एज के बाद शुरू होता है। ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू एडवांसेस इन द मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। तो रेनेसांस पीरियड को हम रीबर्थ ऑफ यूरोप भी कहते हैं। और इस एरा में साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और उसके बाद मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ भी इसके साथ साथ इम्प्रूव होते गए। एट द टाइम द रिच पेड फॉर द सिक टू बी केयर्ड फॉर एट होम while the poor were cared for the in hospital। अमीर लोग जो थे उनको घर में ट्रीटमेंट की जाती थी और गरीब लोग जो थे वो हॉस्पिटल में आया करते थे। By the time many poor people arrived at hospital, they were already very well, so they were often died in the hospital। हॉस्पिटल को पहुँचते poor people ज़्यादातर मर जाते बिकॉज वो तब हॉस्पिटल आते जब बहुत ज़्यादा बीमार थे। Being hospitalized had a negative connotation for most people as hospital were considered place where people went to die। तो हॉस्पिटल को वो जगह तस्वर की जाती कि ज़्यादातर लोग मरने के लिए जाते बिकॉज गरीबों के लिए हॉस्पिटल हुआ करता था और वो तब जाते जब बहुत ज़्यादा बीमार थे। इट वॉज आल्सो रेफर इज द डार्क एजेस ऑफ द नर्सिंग। तो इसको डार्क एजेस ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है बिकॉज सिर्फ गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल हुआ करता था और वो भी तब जब वो मरने की हालत में होते थे। Following the Protestant Reformation, monasteries and convents were closed and the land were seized। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए यूरोप ने इबादत गाहें और दूसरे क्रिश्चियन के जो दूसरे नमाज गाह थे उनको बंद कराए। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है? ये एक मूवमेंट था क्रिश्चियन लोगों का। रोमन पॉप या रोमन फादर उनके खिलाफ था। तो कॉमन वोमेन हु वर टू ओल्ड और एल टू फाइंड द अदर जॉब स्टार्ट केयरिंग फॉर द सिक। आम जो वोमेंस थे वो जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते तो फिर वो दूसरे लोगों को अपना खिदमत सर अंजाम देते थे, यानी कि दूसरे सिक पीपल की खिदमत करते थे। Although there were few hospitals in the Protestant Europe, there were no regular system of the nursing। हत्ता कि कुछ हॉस्पिटल हुआ करते थे प्रोटेस्टेंट यूरोप में लेकिन कोई ख़ास नर्सिंग का सिस्टम नहीं हुआ करता था। Female practitioners cared for the neighbors and family, but their work was unpaid and unrecognized। कुछ फीमेल अपनी पड़ोसियों और अपने ख़ानदानों का ख्याल रखती थी, यानी कि बीमार पर्सनों का ख्याल रखती थी, लेकिन उनका काम अनपेड था, यानी कि कोई पेमेंट नहीं की जाती उन्हें और न ही उनका काम रिकग्नाइज था। इन कैथोलिक हाउर द ट्रेडिशन ऑफ द नर्सिंग नन कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। हाँ, कुछ कैथोलिक एरियाज में यानी कि जो पुरानी जो नर्सिंग का मेथड था वहाँ पर कुछ नन्स वो वोमेन जो चर्च में रहते और अपना खिदमत अंजाम देते तो वही पुराने वाले मुसलसल ट्रीटमेंट दी जाती थी, लेकिन वो कुछ कैथोलिक एरियाज में। ओके जी, हमारे पास लास्ट है मॉडर्न नर्सिंग बिगेन इन द 19th सेंचुरी इन जर्मनी एंड ब्रिटेन। पहली बार 19th सेंचुरी में जर्मनी और ब्रिटेन में मॉडर्न नर्सिंग का शुरुआत हुआ। द प्रैक्टिस हैड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड बाई अबाउट 1900। जी हाँ, 1900 में वर्ल्ड वाइड नर्सिंग का प्रोफेशन स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एडवोकेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द रिलीजियस वुमेन टू स्टॉप एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इन द फील्ड ऑफ द हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। हाँ, 19 के हाफ में पहली बार ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर ने एक ग्रुप की तमन्ना की कि एक ग्रुप ऑफ स्टाफ होना चाहिए वुमेन का जो हॉस्पिटल ऑलरेडी जो बने हुए उन्हें उसमें, और ये पहली बार फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हुआ। तो ये ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर ने स्टार्ट किया था। टू इन्फ्लुएंटेड वुमेन इन द फील्ड ऑफ द नर्सिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वर एलिजाबेथ फ्राई एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पहली बार जो दो नर्स मेनली जो दो नर्स सामने आए फीमेल नर्स वो हमारे पास एलिजाबेथ फ्राई एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, जो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन द लेट 19th सेंचुरी नर्सिंग प्रोफेशनल रिपीटली इन द यूएस। 19th सेंचुरी के आखिर में पहली बार नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल रिपीटली स्प्रेड हुआ यूएस में। वुमेन हु हैड सर्व एज अ नर्सिंग ड्यूरिंग द सिविल वॉर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉर्मल नर्सिंग एजुकेशन। पहली बार जब सिविल वॉर में जब नर्सिंग ने अपने खिदमत अंजाम दिए तो फॉर्मल नर्सिंग एजुकेशन का इम्पोर्टेंस लोगों को पता चला एंड प्ले अ क्रूशल रोल इन द एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट नर्स ट्रेनिंग स्कूल। और ये यहाँ से फर्स्ट नर्स स्कूल ट्रेनिंग का शुरुआत हुआ।
hospital began setting up nursing and that attract the women from the both working class and middle class background. तो हॉस्पिटल बिगेन स्टार्ट हुए और नर्सिंग स्कूल स्टार्ट हुए और इसके अलावा वोमेन को अट्रैक्ट के मिडल और वर्किंग क्लास से, ताकि वो हॉस्पिटल और नर्सिंग स्कूल में पार्टिसिपेशन ले और अपने आप को ट्रेन करे फॉर्मल नर्सिंग एजुकेशन में। ओके जी, द फर्स्ट परमानेंट स्कूल ऑफ द नर्सिंग फाउंडेड इन द यूएस वाज द नर्स ट्रेनिंग स्कूल एट द वुमेन हॉस्पिटल ऑफ द फिलाडेल्फिया विच एस्टेब्लिश्ड इन 1872। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पहली बार जो फर्स्ट परमानेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग फाउंडेड वो यूएस में हुआ और वो हमारे पास नर्स ट्रेनिंग स्कूल था एट द वुमेन हॉस्पिटल ऑफ द फिलाडेल्फिया। जी हाँ, हमारे पास फिलाडेल्फिया हमारे पास एक हॉस्पिटल था और पहली बार नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल वुमेन का स्टार्ट हुआ फिलाडेल्फिया में 1972 में। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी द नंबर ऑफ द ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द नर्सिंग ग्रेड रिपीटली। तो इसके साथ साथ सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में इसके साथ साथ रिपीटली नर्सिंग का ग्रो स्टार्ट हुआ इस प्रोग्राम का। Graduate nursing program focuses on the clinical specialties led basis for the expansion of the advanced practice nursing। जी हाँ, जो नर्सिंग प्रोग्राम यानी कि ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम में मेनली फोकस किया जाता है क्लिनिकल स्पेशलिटी पर, ताकि प्रैक्टिस नर्सिंग प्रैक्टिस जो है आगे एडवांस और एक्सपेंशन मज़ीद आगे बढ़े। बाय द एंड ऑफ द 1960 देयर वर 1343 nursing schools were 1,64,545 nursing students enrolled according to the National Student Nurses Association। जी हाँ, according to NSNA हमारे पास 1960 में टोटल 1343 नर्सिंग स्कूल बने और वहाँ से कितने स्टूडेंट ने एनरोल के 1,64,545। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग एंड इस्लाम, जी हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग इन इस्लाम इज़ अ हेल्थ केयर सर्विसेज रिलेटेड टू द केयरिंग पेशेंट इंडिविजुअली फैमिली एंड कम्युनिटी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लव फॉर अल्लाह एंड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इस्लाम में ये कंसेप्ट नर्सिंग के हवाले से कि बीमार की ट्रीटमेंट की जाती है, खिदमत दी जाती है, क्योंकि अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए और पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन इज़ नॉट न्यू इन इस्लाम, ये कुछ इस्लाम में कुछ न्यू नहीं है। इन फैक्ट द एट्रीब्यूट टू सिंपैथी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंसर्न इन नीड। तो इस्लाम में हमें ये बार बार सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ रहमी करना और अपने आप की कुर्बानी देना दूसरों के लिए। तो ये इस्लाम में नर्सिंग न्यू नहीं है, बल्कि इस्लाम में स्टार्ट से हमें पढ़ाया जाता है कि दूसरों के साथ हमदर्दी से पेश आने और दूसरे लोगों की खिदमत करने हैं। दिस अंडरटेकिंग हैड स्टार्टिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजन एज अ कल्चर इंस्टीट्यूशन। तो ये कब स्टार्ट हुआ है? जब से इस्लाम एज अ रिलीजन उभरा है। तो हमारे पास इस्लाम में ये पहले से सारा कुछ स्टार्ट है। तो ये हमारे पास कुछ आयात है और यहाँ कोट की गई है कि इस्लामी नर्सिंग की क्या अहमियत है। And there are many statements of our Prophet sallallahu alaihi wasallam related to this subject। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सी स्टेटमेंट है इसके हवाले से। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दो है। Our God create treatment for every disease. Some people know it and some of them don't. Seek for the treatment and the medical help। तो ये दो स्टेटमेंट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके हवाले से। तो यहाँ तक थे हमारे पास तकरीबन 25 स्लाइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद 25 स्लाइड पढ़ेंगे और हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।